Morning students, myself Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College हनुमानगढ़। आप सभी का MH 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के टॉपिक कंपैरेटर की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोलेक्स गेज। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने न्यूमेटिक कंपैरेटर के अंदर बैक प्रेशर गेज को डिस्कशन किया था। आज हम डिस्कशन करेंगे सोलेक्स गेज। इसको सोलेक्स गेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको सबसे पहले कमर्शियली सोलेक्स कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ जनरली डिज़ाइन फॉर इंटरनल मेजरमेंट। यह इंटरनल मेजरमेंट को मेज़र करने के लिए किसी भी मेजरमेंट को मेज़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। जैसा कि आप यहाँ सिलेंडर देख पा रहे हैं, इसका यदि इंटरनल हमको मेजरमेंट लेना है तो इस गेज को जनरली यूज़ किया जाता है। ये एक हाईली वर्सेटाइल सिस्टम है जो काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिफरेंस जनरेटेड बाय द एयर फ्लो। आप सभी को पता है जैसे एयर फ्लो करती है, यदि वो ईजिली एयर फ्लो कर रही है तो आपका जो बैक प्रेशर डेवलप होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने देखा था कि यहाँ एक नोज़ल है और यहाँ एक वर्क पीस है, और जब एयर फ्लो कर रही है तो बैक प्रेशर जो जनरेट होता है वो कम होता है। और यदि ये एयर फ्लो काफ़ी मुश्किल से मतलब एयर फ्लो में जो रेस्ट्रिक्शंस होती है तो बैक प्रेशर जो जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इस बैक प्रेशर के कारण हम उस बैक प्रेशर को मेज़र कर लेते हैं, जिससे हमें वर्कपीस का साइज़ जो कि वर्कपीस के साइज़ को दर्शाता है। अब हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। सोलेक्स गेज की वर्किंग क्या होती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ एक कंप्रेसर है, यहाँ वाटर टैंक है। तो एयर इज़ कंप्रेस्ड इन द कंप्रेसर एट हाई प्रेशर। एयर को कंप्रेसर के अंदर हाई प्रेशर पे कंप्रेस किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक वाटर टैंक होता है। जो टैंक है उसमें वाटर जो हम फिल करते हैं एक सर्टेन लेवल तक फिल करते हैं, और डिप ट्यूब को इमर्ज करते हैं अप टू ए डेप्थ। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ आप बीच में देख पा रहे हैं एक डिप ट्यूब है। इस डिप ट्यूब को हम इमर्ज्ड करेंगे कुछ एक गहराई तक। वो जो कितनी हमें डेप्थ तक उस डिप ट्यूब को इमर्ज करना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारे को एयर प्रेशर कितना रखना है। अब क्या करते हैं, हम एयर को यहाँ से सेंड करते हैं हाई प्रेशर पे। जितना हमको प्रेशर चाहिए उससे थोड़े से ज़्यादा प्रेशर पे हम सेंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एच है। एच क्या दर्शाता है? एच हमारे एयर प्रेशर को दर्शाता है, जो कि वाटर हेड एच के बराबर है। ये कैसे मेंटेन किया जाता है? हम डिप ट्यूब को, ये जो बीच में डिप ट्यूब लगी हुई है, इस डिप ट्यूब को हम अप एंड डाउन कर लेते हैं, और जितना हमको प्रेशर रिक्वायर होता है उस हिसाब से डिप डिप ट्यूब को वाटर टैंक में एडजस्ट कर लेते हैं। अब हमने जो एयर सेंड की थी वो एक्सेस प्रेशर पे की थी। तो अब जो एक्सेस एयर है, मतलब एच हाइट रिक्वायर एयर प्रेशर के अलावा जो एक्सेस एयर है वो बबल की फॉर्म में डिप ट्यूब से बाहर निकल जाती है। ठीक है। अब आप देखिए, द कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एयर इज मूविंग टूवर्ड्स कंट्रोल ऑरिफिस एट डिज़ायर कॉन्स्टेंट प्रेशर एच। अब यहाँ पर कॉन्स्टेंट प्रेशर एच है, यहाँ पर ऑरिफिस लगा हुआ है। अब जब एयर यहाँ से और जाएगी तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एच प्रेशर है, तो बाकी जो एयर है वो यहाँ से ऑरिफिस से पास करेगी किस प्रेशर पे? एच कांस्टेंट प्रेशर पे एयर फ्लो करेगी, मूव करेगी। कहाँ कहाँ की तरफ मूव करेगी? गेजिंग हेड की तरफ। ओरिफिस जो है आपका गेजिंग हेड से कनेक्ट होता है फ्लेक्सिबल ट्यूब के द्वारा। यहाँ पर जो आपका ओरिफिस है और ये जो आप देख पा रहे हैं जो सिलेंडर के अंदर जो हेड है वो, उसको हम गेजिंग हेड बोलते हैं। ये दोनों आपस में फ्लेक्सिबल ट्यूब के द्वारा कनेक्ट होते हैं। व्हेन देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द वर्क पीस टू द एस्केप ऑफ एयर। मान ली, अब देखिए ये आपका बाहर वाला जो है ये बाहर वाला जो है वर्क पीस जो है, मान लीजिए ये सिलेंडर है, कोई भी वर्क पीस है, और ये गेजिंग हेड है। यदि इन दोनों के बीच के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो एयर आसानी से इजीली फ्लो कर जाती। व्हेन देयर इज ए नो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड बाय द वर्क पीस टू द एस्केप ऑफ एयर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से एयर, ये गेजिंग हेड से एयर बाहर निकल रही है। ठीक है। यदि वर्क पीस के द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती तो ईजिली ये एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि वर्क पीस के द्वारा कुछ रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। अब देखो, यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? लेवल ऑफ वाटर इन द मैनोमीटर ट्यूब विल सेम एज द लेवल ऑफ वाटर इन द सिलेंडर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैनोमीटर ट्यूब लगी हुई है और यहाँ पर आपका एच हाइट का
रिक्वायर्ड एयर प्रेशर है। यदि यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो क्या होता कि इस मैनोमीटर के अंदर जो वाटर का लेवल होता वो एग्जैक्ट इसके सेम होता जो वाटर टैंक के अंदर है, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। When there is a restriction, then air escape in the form of jet through the restricted area between the gauging head and the workpiece। यदि वहाँ पर restrictions होती, जैसा कि यहाँ पर restrictions है, तो आपकी जो air है जेट की फॉर्म में गेजिंग हेड और वर्कपीस के बीच से निकलती। Due to restrictions at position A1, the back pressure H is developed which indicate in the manometer tube। अब मान लीजिए हम अभी ये वाला जो सिलेंडर है इसको यदि हम यहाँ पर देखें, यदि A1 पोजीशन पे अभी आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन दिख रही है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शंस के कारण कुछ बैक प्रेशर डेवलप हो रहा है और ये बैक प्रेशर के कारण वाटर नीचे की तरफ जाता है, तो हमें मैनोमीटर के अंदर जो रीडिंग है स्मॉल h शो होती है। The variation in the back pressure is then used to find the dimension of the component। अब हमें यहाँ पर बैक प्रेशर डेवलप हो गया। अब जैसे जैसे हम और पोजीशन पे ये बैक प्रेशर को मेज़र करेंगे, यदि उनमें वेरिएशन आता है, यदि वेरिएशन आता है बैक प्रेशर में, तो वो हमारे को कंपोनेंट के डायमेंशन को चेक करने में यूज़फुल होता है। टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रिसिटी, मतलब कि किसी भी सेक्शन पे यदि हमको जॉब की राउंडनेस को चेक करना है तो वर्कपीस को हम क्या करेंगे, इस मेजरिंग गेज के अराउंड रोटेट करेंगे। ये आपका जो बाहर वर्कपीस लग रहा है इसको हम इस गेजिंग हेड के अराउंड रोटेट करेंगे, ठीक है। If no variation in the pressure reading is obtained, then job is perfectly cylinder at पोजीशन A1। अब इस डायग्राम में देखिए, यदि हम इस बाहर वाले सिलेंडर को रोटेट करते हैं इस गेजिंग हेड के तरफ, और ये जो जेट है ये हर सिलेंडर की हर पोजीशन के ऊपर इस यहाँ से एयर फ्लो करेगी। यदि हमें इस प्रेशर के अंदर स्मॉल एच के बैक प्रेशर के अंदर कोई अंतर नहीं दिखता है, मतलब कि इस पोजीशन A1 पे वो परफेक्टली सिलेंडर है, ठीक है। Then same procedure is repeated at various position A2, A3, A4 position along the length of bore and the reading is H is taken। अब यही प्रोसीजर को हमको जो हम रोटेट कर रहे थे उसको A2, A3, A4 पर हमको चेक करना है और सेम रीडिंग सेम बैक प्रेशर जनरेट होता है स्मॉल h। इसका मतलब क्या है कि वो सिलेंडर परफेक्टली राउंड है, अपनी लेंथ की अलोंग परफेक्टली राउंड है। यदि वहाँ पर कुछ वेरिएशन होता है तो इसका मतलब वो वर्कपीस परफेक्टली राउंड नहीं है, वो कुछ टेपर्ड है। इसी तरह हम डायामीटर को भी मेज़र कर सकते हैं एट पोजीशन A1 कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोर्शन अगेंस्ट टू जेट के अगेंस्ट हम पोजीशन A1 के पर डायामीटर को भी मेज़र कर सकते हैं। डायामीटर को डिफरेंट पोजीशन A1, A2, A3, A4 इन सभी पोजीशन के ऊपर हम डायमीटर को मेजर कर सकते हैं, जो कि हमको सिलेंडरिसिटी के बारे में दर्शाता है। ये मेथड बेस्ट मेथड माना जाता है किसी भी सिलेंडर बोर को या गन बैरल बोर की राउंडनेस या टेपरनेस को यदि हमको चेक करना है तो ये परफेक्टली मेथड माना जाता है। अब इसके हम देखते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर के एडवांटेज क्या क्या है। द गेजिंग मेंबर डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द पार्ट्स टू द मेजर एंड हैंस प्रैक्टिकली देयर इज नो वेयर ऑफ द गेजिंग मेंबर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो गेजिंग मेंबर होता है वो जिस भी वर्कपीस का हमको मेजरमेंट लेना है उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जिसके कारण गेजिंग मेंबर का कोई भी वेयर नहीं होता। बहुत ही सॉफ्ट पार्टिकल को हम इस मेथड के द्वारा बिना किसी स्क्रैच के इस कंपैरेटर के न्यूमेटिक कंपैरेटर के द्वारा हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं जिससे कि फ्रिक्शन भी कम होता है और लेस इनर्शिया होने की वजह से हम हाई एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। जो जेट ऑफ एयर जो निकलती है उससे क्या होता है कि यदि वर्कपीस के ऊपर जिस भी कंपोनेंट को हमको मेजर करना है यदि उस पर कोई डस्ट है तो वो भी क्लीन हो जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन वेरी हाई डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन। हाँ, हमको इस न्यूमेटिक कंपैरेटर में जो मैग्नीफिकेशन की जो डिग्री है वो भी काफ़ी हाई मिलती है, जैसे लगभग 10,000 टाइम हमको हाई मैग्नीफिकेशन प्राप्त होता है। इट इज़ पॉसिबल टू द बेस्ट मीन्स फॉर डिटरमाइन द स्ट्रेटनेस, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, राउंडनेस और टेपरनेस।
फ्लैटनेस, इसको स्ट्रेटनेस, स्क्वायरनेस, राउंडनेस, टेपरनेस को मेज़र करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये बेस्ट मेथड माना जाता है। ये चीप होता है और कॉन्टैक्ट प्रेशर के इंडिपेंडेंट होता है और यूज़ करने में सिंपल होता है। डीपर होल्स को हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं क्योंकि डेप्थ है, इसमें लिखा हुआ है बिकॉज डेप्थ हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन ऑफ ईज ऑफ मेजरमेंट। अब जब हम मेजरमेंट लेते हैं उसकी ईज के ऊपर डेप्थ का कोई रोल नहीं होता है या बहुत ही लिटिल इफेक्ट पड़ता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे न्यूमेटिक कंपैरेटर के। न्यूमेटिक कंपैरेटर आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी चेंज। ये क्या होते हैं कि जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जिससे हमारी एक्यूरेसी भी इफ़ेक्ट होती है। देयर एक्यूरेसी विल ऑल्सो इफेक्ट बाय द सरफेस रफनेस ऑफ द कंपोनेंट बीइंग चेक। जिस भी कंपोनेंट को हमको चेक करना है उसकी सरफेस रफनेस के भी एक्यूरेसी पे इफेक्ट डालती है। द स्केल इज़ नॉट जनरली यूनिफॉर्म। इसका जो स्केल होता है वो जनरली यूनिफॉर्म नहीं होता है। इट गिव्स लो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल मैग्नीफिकेशन सिस्टम। यदि हम इसको इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर से कंपेयर करें तो ये लो स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स देता है। डिफरेंट गेजिंग हेड्स आर रिक्वायर फॉर डिफरेंट डायमेंशन। अब डिफरेंट डायमेंशन को चेक करने के लिए हमको डिफरेंट गेजिंग हेड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इस प्रकार हमने न्यूमेटिक कंपैरेटर जिसमें हमने बैक प्रेशर गेज और सोलेस गेज दोनों के बारे में डिस्कशन किया। उसके अलावा हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे न्यूमेटिक कंपैरेटर के। तो इस प्रकार हमने वो सारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में थे कंपैरेटर के चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे उनको हमने 1 बाय 1 अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कशन कर लिया। इस प्रकार हमारा कंपैरेटर का चैप्टर ख़त्म होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।